गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी कुछ दिनों पहले चैप्टर पढ़ा था हिस्ट्री का, और आप 8th क्लास तक 3 सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं, जिसमें ज्योग्राफी है आपका शामिल, सिविक्स है और आपका ये हिस्ट्री। ठीक है, अभी जैसे 9th क्लास में आप लोग आ गए हैं, तो 9th क्लास में आपका एक नया सब्जेक्ट ऐड होता है जिसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स की सीधी सीधी डेफिनेशन समझ लीजिए, जहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा ट्रांजेक्शन हो जिसमें कोई पर्सन कुछ एक्टिविटी करे और उसको उस एक्टिविटी के बदले कुछ रेमुनरेशन मिले। ठीक है, जैसे कि हम टीचर लोग हैं, अपना काम करते हैं और बदले में इसको हमें क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। ठीक है, इसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, सीधी सीधी लैंग्वेज में हम इसकी बात करें तो। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए हम इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है वो शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए, अब आपका ये जो पहला चैप्टर है, स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर। ठीक है, रिसोर्सेज इन ए विलेज। हालांकि ये नाम इसमें पालमपुर लिया गया है, एक्चुअली इस पालमपुर गांव से हम बेसिकली ये समझेंगे कि एक पर्टिकुलर जो विलेज होता है उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, उन सारों के बारे में हम इस चैप्टर के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर जो है उसको हम शुरू करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट्स कीजिएगा, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, चैप्टर का ओवरव्यू क्या कहता है। इंट्रोडक्शन टू सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन थ्रू ए hypothetical village called Palampur, where farming is the main activity. The village also had several other activities such as small scale manufacturing, dairy transport, etc. carried out in a limited scale. ठीक, ओवरव्यू में मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बता दिया कि बेसिकली हम हिपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर, ठीक है, पालमपुर विलेज का एक एग्जांपल लेकर हम बेसिकली इंडिया के जो गांव हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जहां पर फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी होती है। ठीक है, और उसके अलावा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, डेयरी है, ठीक है, कई जनरल स्टोर्स हैं। ठीक है, इस तरीके की कई जो और एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से वहाँ पर कैरी आउट की जाती है, किस तरीके से फार्मिंग होती है, फार्मिंग के लिए क्या क्या मेथड्स लगते हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या रिसोर्सेस हैं, क्रेडिट का क्या माध्यम है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर जो है उसको हम शुरू करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन देखिए, तो पालमपुर का जैसे एक से इसमें एग्जांपल लिया गया है, तो आपको ये समझना है कि पालमपुर के बारे में पढ़ रहे हैं हम, मतलब लगभग इंडिया के सारे विलेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पालमपुर जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिया गया, एक इमेजिनरी विलेज है। ठीक है, देखिए, Palampur is fairly connected with a well-developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools, and health centers. The story of Palampur takes us through the different types of production activities in the village. In India, farming is the main production activity across villages. देखिए, पालमपुर जो विलेज है, ठीक है, वो एक गुड सिस्टम ऑफ रोड्स, यानी अच्छी तरीके से रोड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पक्की सड़कें हैं वहाँ पर, ट्रांसपोर्ट का अच्छा सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन भी है, इरिगेशन यानी सिंचाई व्यवस्था जो खेतों में होती है वो भी है, स्कूल्स भी हैं, हेल्थ सेंटर्स भी हैं। हेल्थ सेंटर कहने का मतलब कुछ बड़े हॉस्पिटल्स हैं और कुछ जैसे जो छोटे क्लिनिक्स वगैरह आपके गांव में आपने देखा होगा, जैसे अटल सेवा क्लिनिक वगैरह जो होते हैं। ठीक है, अटल सेवा केंद्र वगैरह हैं, या कई गाँव के अंदर कई अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। तो उसी तरीके से पालमपुर विलेज जो है, इस विलेज के अंदर भी अच्छी सड़कें हैं, बिजली व्यवस्था है, इरिगेशन की व्यवस्था है, स्कूल्स हैं, हेल्थ सेंटर हैं, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक, द स्टोरी ऑफ पालमपुर, यानी ये जो पालमपुर विलेज की जो स्टोरी है, ठीक है, वो हमें इंडिया के जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसके बारे में हमें डिटेल देगा। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है कि इंडिया जो है वहाँ पर फार्मिंग जो है वो क्या है, एक मेन एक्टिविटी है। हम देखते हैं भारत के गाँव में बेसिकली ज़्यादातर लोग किस में एंगेज हैं, आपकी फार्मिंग एक्टिविटी में। अभी आप देख रहे होंगे बेसिकली आपके आसपास आप देखते होंगे जो बच्चे गाँव में रहते हैं, या किसी के फादर या ग्रैंडफादर या अंकल वगैरह आपने देखे होंगे कोई ना कोई फार्मिंग एक्टिविटी में आपके एंगेज होंगे। ठीक है, तो इंडिया जो है वहाँ पर बेसिकली जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है, आपकी फार्मिंग है, यानी खेती बाड़ी है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच रिक्वायर 4 एसेंशियल थिंग्स। ठीक है, देखिए, किसी भी तरीके जो कोई भी प्रोडक्शन होता है, चाहे वो फार्मिंग के अंदर हो चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है, उसका मेन एम क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज को क्या करना, प्रोड्यूस करना। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, जिसके लिए 4 एसेंशियल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें
लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, इन 3 चीज़ों की, और उसके अलावा अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल, ठीक है, वो इसके लिए रिक्वायरमेंट होते हैं किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में देखिए, द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच रिक्वायर्स 4 एसेंशियल थिंग्स। ठीक है, कोई भी जो प्रोडक्शन है उसका मेन एम क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। 4 एसेंशियल थिंग देखिए। पहली, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल एक्सेट्रा। ठीक है, लैंड यानी ज़मीन होनी चाहिए, और कुछ अदर नेचुरल रिसोर्सेस होने चाहिए, जैसे पानी की व्यवस्था है, ठीक है, फॉरेस्ट है, और कुछ मिनरल्स हैं। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड है लेबर। लेबर यानी मजदूर जिसको हम बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है फिजिकल लेबर भी चाहिए होता है और मेंटल लेबर भी चाहिए होता है। फिजिकल लेबर यानी जो हाथों से मेहनत करे, ठीक है, किसी चीज़ को बनाने में, और मेंटल लेबर कहने का मतलब किसी चीज़ का प्रोडक्शन आइडिया जो है उसको लेकर आए कि इस चीज़ को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा। फिर देखिए, फिजिकल कैपिटल है सच एज टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल एंड मनी। फिजिकल कैपिटल यानी हम एक वर्ड यूज करते हैं, जो भी कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है उसमें एक वर्ड यूज होता है कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वर्ड यूज होता है बिजनेस के अंदर बेसिकली उस बिजनेस में लगाए जाने वाले टेक्नोलॉजी से और मेथड से और बिल्डिंग से और मनी वगैरह से, उसको हम टोटल मिलाकर कैपिटल कहते हैं। तो फिजिकल कैपिटल जैसे टूल्स हैं, यानी जो भी औजार हैं उस प्रोडक्शन को करने के लिए, मशीन है, कौन कौन सी मशीनें हैं, बिल्डिंग्स, ऑब्वियसली बात है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करोगे तो बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रॉ मटेरियल यानी उस प्रोडक्शन को करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता है, और मनी, पैसे की रिक्वायरमेंट। आगे देखिए, a variety of raw materials are required while production such as the yarn used by the weaver and clay used by the potters। ठीक है, अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन के टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है। एग्जांपल के तौर पर यार्न यूज्ड बाय द वीवर, वीवर यानी जो बुनकर होते हैं, जो कपड़े बुनने वाले लोग होते हैं, उनके लिए उनको रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है? धागा चाहिए होता है। और क्ले यूज बाय दी पॉटर, पॉटर यानी जो कुम्हार वगैरह होते हैं, ये मिट्टी के घड़े बर्तन वगैरह जो बनाते हैं, उसके लिए क्या चाहिए होती है? उनको क्ले चाहिए होती, मिट्टी चाहिए होती, जिसको हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं सरल भाषा के अंदर। ठीक, आगे देखिए, मनी इज ऑल्सो एसेंशियल ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड बोथ ऑफ देम इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। The fourth requirement is knowledge and enterprise to be able to put together land and labor physical capital produced on output. Factors of production are combining of land, labor, physical capital and human capital. ठीक है, देखिए प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ गई, मनी की जरूरत है, ठीक है, और उसके अलावा किसकी जरूरत पड़ती है? उस प्रोडक्शन को करने के लिए नॉलेज की और एंटरप्राइजेस की जरूरत हमें पड़ती है, जिसमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। आउटपुट कहने का मतलब कि इनपुट जो है उसको इनपुट देते हैं हम किसी चीज़ को। इनपुट का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हम अपनी मेहनत डालते हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है इनपुट का मतलब होता है कोई कमांड करना, और उस आउटपुट का मतलब होता है उसका रिजल्ट आना। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं ये आपको प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ, तो इस प्रेजेंटेशन के लिए मैंने पहले कुछ इनपुट डाला। इनपुट का मतलब ये हो गया कि मैंने एक स्लाइड तैयार की, उसमें मैंने कमांड डाली। कमांड क्या डाली कि भाई ये जो जितने भी नोट्स हैं, ये वर्ड्स वगैरह इनको डाला, तो ये मेरी कमांड थी, ठीक है, ये इनपुट था। आउटपुट क्या निकल के आया? ये पूरी स्लाइड जो है वो तैयार हो गई। इसी तरीके से आपकी जो लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, ठीक है, मनी वगैरह है, ये सारे क्या हैं? आपके इनपुट हैं, और इनसे होने वाला जो आउटपुट है वो क्या है? आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब जो भी बेसिकली जो आप चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपका प्रोडक्ट। ठीक, तो यहां तक आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिए, सबसे पहले जो मेन एक्टिविटी है किसी भी विलेज की वो फार्मिंग है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बेसिकली इंडिया के सारे विलेजेस को ये एक विलेज जो है वो डिनोट करता है। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी जो गाँव, वहाँ पर क्या होती है? लैंड इज फिक्स्ड, यानी ज़मीन जो है वो फिक्स्ड होती है। ऐसा नहीं है कि किसी गाँव में बहुत ज़्यादा हो या किसी में कम, सॉरी गाँव में मतलब नहीं, यानी कोई जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके पास ज़मीन जो है वो फिक्स है। देखिए क्या कहता है, फॉर पालमपुर विलेज फार्मिंग देयर मेन प्रोडक्शन एंड द वेल-बीइंग ऑफ दीज पीपल इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ द फार्म्स, बट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। ठीक है, हर जो विलेज होता है उसके अंदर जो लैंड है कल्टीवेशन के अंदर आने वाली, यानी जितने पर खेती बाड़ी की जा सकती है, वो क्या होती है? फिक्स होती है कि भाई इतनी ही ज़मीन पर खेती बाड़ी की जा सकेगी, इसके अलावा नहीं की जा सकेगी।
आपको ज़्यादा प्रैक्टिकली जानना है तो आप आपके घर में कोई भी जो फार्मिंग वगैरह करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनसे आप ये पूछ सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब ऑब्वियस सी बात है कि कल्टीवेशन लैंड अगर फिक्स्ड होगा तो प्रोडक्शन जो है वो भी फिक्स होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भाई वैसे मान लीजिए ये कह दिया गया कि 1000 एकड़ की ज़मीन किसी गाँव के अंदर कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 1000 एकड़ ले रहे हैं, 1000 एकड़ की ज़मीन गाँव में क्या है कल्टीवेशन के लिए। अब उस 1000 से 1 हेक्टर भी एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, तो प्रोडक्शन क्या होगा वो भी वहाँ पर फिक्स होगा। सेकंड देखिए, इज देयर अ वे वी ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, ठीक है, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जिससे कि उसी ज़मीन पर जो प्रैक्टिकली फिक्स्ड ज़मीन है उसी पर हम प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो देखिए कैसे, इन द रेनी सीजन खरीफ फार्मर ग्रो जवार बाजरा फॉलोड बाय द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है, एक मेथड ये हो सकता है कि एक ज़मीन के ऊपर 2 या 3 बार खेती करना, अलग अलग प्रोडक्शन की अलग अलग चीज़ होगी। जैसे देखिए रेनी सीजन यानी बरसात का जब सीजन आता है तो उस वक्त कौन सी फसलें उगाई जाती है, आपने 8th क्लास में पढ़ा है, खरीफ। ठीक है, खरीफ फसल जो है वो बेसिकली उगाई जाती है। उस वक्त जैसे जवार है, बाजरा है, ठीक है, उसको उगा लिया गया। उसकी जब कटाई होगी उसके बाद अक्टूबर दिसंबर के आसपास क्या उगा लिया, वहाँ पे आलू उगा लिए गए। और उसके बाद जब थोड़ा टाइम हो रहा है, नवंबर दिसंबर के बीच का जो टाइम आता है उस वक्त वहाँ पर देख लीजिए कई लोग चने की खेती कर लेते हैं या कई लोग गेहूं की खेती कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही ज़मीन के ऊपर कई तरीके की चीज़ें जो है उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। विंटर्स में देखिए, इन विंटर्स फार्मर्स ग्रो व्हीट एंड अ पार्ट ऑफ द लैंड डिवोटेड टू शुगर केन हार्वेस्टेड एवरी ईयर। मैंने आपको बताई दिया अभी। ड्यू टू वेल डेवलप्ड इरिगेशन फार्मर्स कैन ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन का सिस्टम अच्छा होने की वजह से और बिजली अच्छी होने की वजह से वहाँ पर प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होगी, पानी की व्यवस्था अच्छी होगी। ठीक है, खेती बाड़ी के लिए तो फार्मिंग जो उसको आसान तरीके से किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी होगी, बिजली होगी, तो जैसे ट्यूबवेल्स वगैरह हैं उनको चलाकर पानी की जो व्यवस्था उसको किया जा सकता है, तो प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, एक है मल्टीपल क्रॉपिंग। ये आपका क्वेश्चन भी बनता है कई बार कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है। तो देखिए, मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन अ पीस ऑफ लैंड। अनदर वे टू हायर यील्ड इज मॉडर्न फार्मिंग। दो तरीके और बता दिए। एक मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या मतलब है कि एक ही जमीन के टुकड़े पर या दो से ज्यादा तरीके की खेती करना। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि उसी जमीन पर तो जवार बाजरा उगा लिया, उसी जमीन के ऊपर गेहूं शुगर केन उगा लिया, उसी के ऊपर आलू उगा लिए, पोटैटो की खेती कर ली। तो इस तरीके से एक ज़मीन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमने अभी पढ़ा लैंड इज फिक्स, लैंड क्या है वो फिक्स्ड है, तो प्रोडक्शन तो उतना ही होगा चाहे हम एक करें चाहे दो करें। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाया कैसे जा सकता है कि अलग अलग सीजन्स में अलग अलग खेती जो है उसको किया जा सकता है। अनदर वे ऑफ हाई yield is modern farming. In later 1960s, the Green Revolution introduced the Indian farmers to cultivation of wheat and rice using high yielding variety of seeds. 1960 के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ। ठीक, अब ये ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था इसके बारे में हालांकि हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ग्रीन रिवोल्यूशन बेसिकली ये था कि हमारे इंडिया में प्रोडक्शन जो था वो ज़्यादा नहीं था और हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे ग्रेन्स के मामले में, अनाज के मामले में। तो 1960 के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, हमारे जो बीज थे उनको बदला गया, उनकी जो क्वालिटी थी उनको बढ़ाया गया। ठीक है, उससे प्रोडक्शन क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस में हुआ, वीट और राइस में। वीट और राइस कहने मतलब गेहूं और चावल की खेती में। तो इससे कि हमारा प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाया गया। तो फार्मिंग के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी, अभी दो और पढ़ेंगे आगे। दो चीज़ें पढ़ी कि एक तो कोई भी जो विलेज है, पालमपुर की हम बात कर रहे हैं तो पालमपुर के बारे में पढ़ लेते हैं कि पालमपुर जो विलेज है वहाँ पर लैंड क्या है वो फिक्स्ड है, कल्टीवेशन लैंड क्या है फिक्स्ड है कि इतनी ही ज़मीन पर एग्रीकल्चर किया जा सकेगा। उसके अलावा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब लैंड अगर फिक्स है तो कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सकता है या प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, तो बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। तरीके आपको बता दिए कि एक ही ज़मीन के टुकड़े पर 2 या 2 से 3 खेती करना, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग कर लेना, या फिर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करके प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा लेना। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट दो पॉइंट देखिए, ये थर्ड स्लाइड से कंटिन्यू मैंने लिख दिया। नेक्स्ट दो पॉइंट देखिए, विल द लैंड सस्टेन। लैंड सस्टेन का मतलब ये होता है कि लैंड फिक्स्ड है, ठीक है, अब वो जो फिक्स लैंड है क्या वो फिक्स लैंड हमेशा के लिए रहती है, उस जमीन पे हमेशा के लिए खेती की जा सकती है। तो देखिए बात करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज्ड, सॉरी यहाँ पर अभी पास में क्या है मंदिर है तो भजन की थोड़ी सी आवाज आपको आ रही होगी,
डिस्टर्बेंस हो तो बता दीजिएगा, ठीक है, साउंड की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Modern farming methods have overused the natural resource base due to increased use of chemical fertilizers. Soil lost its fertility. Natural resources like soil fertility, groundwater are destroyed, and it is very difficult to restore them. तो will land sustain, यानी जो जमीन किसी के पास है प्रोडक्शन के लिए, तो क्या वो हमेशा वैसी ही रहती है? वो वैसी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उन्होंने हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया। ओवर यूज़ करने का मतलब एक तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनको ज़्यादा यूज़ कर लिया, ठीक है। सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो सॉइल की फर्टिलिटी हो, ग्राउंड वाटर हो, उनको रिस्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप सभी को पता है कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो काफ़ी डाउन है, ठीक है। ग्राउंड वाटर लेवल डाउन होने की वजह से कई जगहों पर ये काफ़ी डाउन है, कई जगहों पर ये ऊपरी सतह पर मिल जाता है। लेकिन किसी भी चीज़ का जब हम बार बार उपयोग करेंगे, कोई भी नेचुरल रिसोर्स है उसको बार बार अगर हम यूज़ करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमारी लैंड फर्टिलिटी है, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बात आती है, तो जो लैंड हमेशा वैसी की वैसी नहीं रहती। फोर्थ पॉइंट देखिए इसमें, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अभी ऑब्वियस सी बात है कि हर गांव के अंदर जो किसान है उनके पास जो ज़मीनें होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब कि सबके पास एक जैसी ज़मीन नहीं होती। मान लीजिए किसी के पास एक बीघा ज़मीन है, किसी के पास 10 बीघा है, किसी के पास 100 बीघा है, ठीक है। तो किसानों की भी स्थिति जो है वो गाँव में अलग अलग तरीके से होती है। देखिए, लैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ फार्मिंग इन पालमपुर। अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। ये पालमपुर विलेज की स्थिति बता दी है कि कोई भी जो फार्मिंग है उसके लिए लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। वैसी बात, लैंड के बिना फार्मिंग कहाँ होगी। तो पालमपुर का आपको एग्जांपल दे दिया, इसी से आपको सारे गांवों का मतलब समझना है कि अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिली, यानी 450 फैमिलीज उस पालमपुर गांव में रहती हैं, जिसमें से 1/3 क्या है, लैंडलेस हैं, यानी जिनके पास किसी प्रकार की कोई लैंड नहीं है। दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। जो दलित हैं गाँव में, ठीक है, जो ST/SC कैटेगरी में आते हैं, दलित जिनको इन्फीरियर माना जाता है, ठीक है, उनके पास कल्टीवेशन के लिए कोई लैंड नहीं है। 240 फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास छोटे जमीन के टुकड़े हैं, ठीक है, वो उसी पे अपना गुजारा करते हैं। इन पालमपुर देयर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम। 60 फैमिली ऐसी हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स की हो, जिनके पास 2 हेक्टर से ज़्यादा की ज़मीनें हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, पूछिएगा। वीडियो जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी जो डाउट्स हैं उनको पूछ लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।